ठीक है ना, किसी गड़बड़ की तो आशंका नहीं है। 6 दिसंबर 1992 की सुबह यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह 2 बार फैजाबाद कमिश्नर को हॉटलाइन पर फोन कर ये पूछ चुके थे। लाखों कार सेवकों के बीच भयानक तनाव का माहौल था। विवादित स्थल के बाहर बने चबूतरे पर प्रतीकात्मक कार सेवा होनी थी। मुहूर्त सुबह 11:30 बजे का तय था। करीब 150 साधु संत पूरी तैयारी कर चुके थे। कार सेवकों की बैरिकेडिंग के उस पार से ही अक्षत फूल पानी डाल कार सेवा करने की अनुमति थी। तभी वहां लालकृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी को लेकर एडिशनल एसपी अंजू गुप्ता पहुंची। आडवाणी को देख कार सेवक उत्तेजित हो उठे। उनको लगा कि वो कार सेवा स्थगित करवाने आए हैं। कार सेवक बैरिकेडिंग तोड़ चबूतरे की तरफ आने की कोशिश करने लगे। कुछ लोग आ भी गए। आडवाणी और जोशी के साथ धक्का मुक्की तक हुई। अयोध्या आंदोलन से जुड़े ये रोचक और जरूरी किस्से हम ला रहे हैं खास आपके लिए एक किताब से, जिसका नाम है युद्ध में अयोध्या। हमने शुरुआत में एक फोन कॉल का जिक्र किया। अब एक और फोन कॉल की बात, जो इस बार लखनऊ नहीं दिल्ली से आया था। सुबह 7:30 बजे कॉल था प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का। बीजेपी नेता विनय कटियार के पास आया था। नरसिम्हा ने साफ साफ पूछा कि किसी गड़बड़ की आशंका तो नहीं है, सब नियंत्रण में तो है। विनय कटियार ने भरोसा दिलाया कि सब काबू में है। प्रधानमंत्री को भरोसा तो दिला दिया गया, पर क्या ये भरोसा कायम हो पाया? इसका जवाब है नहीं। किताब युद्ध में अयोध्या के मुताबिक कार सेवा स्थल के पास रामकथा कुंज पर विहिप और बीजेपी नेताओं के सुबह से ही भाषण चल रहे थे। देखते देखते भाषण सुनते लोगों की तादाद लाख पार कर चुकी थी। 12 बजने से कुछ देर पहले आडवाणी भाषण देने पहुंचे थे। उसी वक्त शेषावतार मंदिर की तरफ से भीड़ ने पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस के पास बचने के लिए अब कोई भी रास्ता नहीं था। पीछे विवादित ढांचा और दाएं बाएं खुला मैदान। तभी कोई 200 लोग चबूतरे का घेरा तोड़ आगे बढ़ते हुए दिख रहे थे। ये लोग राम जन्मभूमि परिसर में घुस चुके थे। हड़कंप मच चुका था। चारों तरफ से विवादित स्थल पर पत्थर चलने लगे थे। देखते देखते विवादित परिसर में करीब 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए थे। 200 से ज्यादा लोग विवादित स्थल पर चढ़ गए। भाषण छोड़ कार सेवकों का रुख धीरे धीरे पूरी तरह से परिसर की तरफ हो गया था। किताब के मुताबिक लालकृष्ण आडवाणी कार सेवकों से वापस लौट आने की अपील कर रहे थे। परिसर से सीआरपीएफ, पीएसी के जवान बाहर आ चुके थे। फोन कनेक्शन, हॉटलाइन आदि कार सेवकों ने काट दी थी। पूरा परिसर अब कार सेवकों के हवाले था। 15 मिनट के अंदर हालात पूरी तरह से बदल चुके थे। बैरिकेडिंग के लोहे के पाइपों से कार सेवकों ने गुंबद पर हमला शुरू कर दिया था। जब ये सब हो रहा था तब वहां एक और शख्सियत मौजूद थे, जिनका मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अधिकारियों से खास ख्याल रखने को कहा था। ये महानुभाव थे तेज शंकर, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेजे गए पर्यवेक्षक थे। वो यहाँ देखने आए थे कि जिस चबूतरे पर कार सेवा होनी थी, वहाँ हवन सामग्री की जगह कहीं निर्माण सामग्री तो नहीं है। पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। पक्का निर्माण नहीं, बल्कि एक निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा था। 1:45 पर कंट्रोल रूम में लखनऊ से रेडियोग्राम पहुंचा। स्थिति को काबू करने के लिए केंद्रीय बलों का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही आदेश गोली नहीं चलनी चाहिए। 5 घंटे की कार सेवा में सबसे पहले ढांचे की बाहरी और भीतरी दीवार गिरा दी गई। फिर एक एक करके तीनों गुंबदों को ढा दिया गया। किताब के मुताबिक जिस वक्त ये सब चल रहा था, तब विहिप के साधु संत उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा, आचार्य धर्मेंद्र आदि कार सेवकों को मंच से ललकार रहे थे। उसी वक्त उमा भारती ने 2 नारे दिए, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है, और दूसरा, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। दूसरी तरफ बड़े नेता जैसे आडवाणी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार पहला गुंबद गिरते ही वहां से निकलकर कटियार के घर आ पहुंचे थे। फिर से रुख करते हैं टेलीफोन की तरफ, जो कटियार के घर पर लगातार घनघना रहा था। तब मोबाइल का तो दौर नहीं था, मगर ये किसका फोन था जो विनय कटियार या और कोई नेता नहीं उठा रहे थे? ये कॉल था प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का, जिन्हें विनय कटियार समेत सभी नेताओं ने आश्वासन दिया था कि विवादित स्थल को कुछ भी नहीं होगा। फिर एक और फोन आया लखनऊ से कल्याण सिंह का। कल्याण सिंह तमतमाए हुए थे। गुस्से में आडवाणी से कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। आडवाणी ने मना किया, चेतावनी देते हुए कहा कि
थोड़ा टाइम पास कीजिए, इस्तीफा देने से केंद्र का शासन लग जाएगा, केंद्रीय बल मोर्चा संभाल लेंगे, जिन्हें जब तक लोकल पुलिस का सहयोग नहीं मिल रहा था। कल्याण सिंह ये बात तो माने, मगर वो खुद को ठगा महसूस कर रहे थे। पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है। कल्याण को लग रहा था कि ढांचा गिराना पूर्व नियोजित था। उनको इसकी जानकारी नहीं दी गई थी और कल्याण को जो आशंका थी वो आज तक बहस का विषय है कि क्या ये हमला पूर्व नियोजित था। वापस कल्याण पर लौटें तो जिस वक्त ढांचे पर कार सेवकों ने हमला बोला, कल्याण सिंह अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग की छत पर धूप सेक रहे थे। जब अयोध्या के कंट्रोल रूम से उन तक घटना की सूचना पहुंची तो वो उतना ही अचंभित थे जितना दिल्ली में अपनी टीवी के सामने बैठे पीएम नरसिम्हा राव। कारण वही कि कल्याण मानकर चल रहे थे कि उनको इस योजना की जानकारी क्यों नहीं दी गई। हालांकि कल्याण को कुछ अंदेशा पहले भी था। किताब के मुताबिक एक रात पहले जिला प्रशासन ने गृह सचिव को जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें साफ कहा गया था कि कार सेवकों का एक वर्ग है जो कार सेवा का रूप बदलने से नाराज है, यानी प्रतीकात्मक कार सेवा उनके गले नहीं उतर रही है। इसीलिए कल्याण ने बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को अयोध्या उसी रात भेज दिया था, जबकि उनको अगले दिन सुबह जाना था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का फोन लगातार आ रहा था। अशोक सिंघल ने विनय कटियार से कहा कि वो उनसे बात करें। कटियार बोले कि किस मुंह से बात करूं। सुबह भरोसा दिया था कि सब ठीक हो जाएगा और अब सिंघल ने जोर दिया कि फिर भी बात कीजिए, उनको वास्तु स्थिति बताइए। खैर कटियार मान गए। पीएम नरसिम्हा राव से बात की। पीएम बोले कि जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर अब आप मदद कीजिए, अयोध्या को कार सेवकों से जल्दी खाली कराइए। मैं 16 विशेष रेलगाड़ियां भेज रहा हूँ, आप इनमें कार सेवकों को रवाना करें। इन सबके इधर कार सेवक अस्थायी मंदिर बना चुके थे, उसमें मूर्ति रखने का भी इंतजार हो रहा था, पर वो तो गायब थी। जैसा आपको पहले बताया कि इस पर केंद्र के लिए अयोध्या का काम देख रहे मंत्री पीआर कुमार मंगलम ने तुरंत दिमाग चलाया। राजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र से संपर्क किया। उनके घर से रामलला की मूर्तियां लाई गईं और उनको अस्थायी मंदिर में स्थापित करवा दिया। इसके तुरंत बाद पीएम ने कैबिनेट की बैठक बुला कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश की। हालांकि अजीब था क्योंकि कल्याण सिंह 3 घंटे पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें।